हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। मैं संयम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स राइज। तो इट इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज संयम अग्रवाल। आप सब मुझे जानते ही हैं। गाइस, किसी ने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप उसका फायदा जल्दी से जल्दी उठाओ। ठीक है, अब देखिए, बिना टाइम को वेस्ट करे मैं आगे चलता हूं और आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो मेरा एजेंडा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। गाइस, देखिएगा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम्स अब लाइन से लगने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बैठा है 0 नंबर 01 जो चेस्ट नंबर है AFSB 3 यानी गांधीनगर। कोई बच्चा अगर AFSB 3 गांधीनगर गया है तो उनको पता होगा कहाँ है, कैसा है। तो ये मैं हूँ बेटा, ये मैं हूँ, आप देख लीजिए आराम से, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आज आपके सामने क्यों आया हूँ, आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आया हूँ? आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ फॉर FCAT 2 2020। सर क्यों लेके आया हूँ बेटा? इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता है कि कल 3 अक्टूबर है और ये टाइम बच्चे के दिमाग में धक 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 होती रहती है। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, यार पेपर आ गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। बस अपने दिमाग को ठंडा करो। सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, अपने आप को पहले थोड़ा सा काम करो, कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, चीजों को देखो। ठीक है, ये पेपर लगातार है, 3 तारीख को भी है, 4 तारीख को भी और 5 तारीख को भी है। राइट, 4 तारीख को प्रीलिम्स का पेपर भी है, प्रीलिम्स के लिए हम अलग से फिर कभी स्ट्रैटेजी बना देंगे। खैर इतना टाइम भी नहीं है, बट अभी फिलहाल मैं आपको FCAT के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप लास्ट मिनट में ऐसा क्या क्या करें। आई रिपीट, किस तरीके से आप लास्ट मिनट में ऐसा क्या क्या करें कि आपको जो स्कोर है ना वो बूस्ट हो जाए, आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाए और मेरी तरह आप भी यहीं पे कहीं बैठे मुझे मिलें। जरा ध्यान से देखिए बोर्ड, ये फीलिंग देख रहे हैं, ये फ्लैग देख रहे हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूं, मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज बोर्ड में जाके बैठा है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज SSB देने जा रहा है। ध्यान रखिएगा बात, ठीक है? तो यही मैं सोचकर आज आपके सामने आया हूं कि क्या मैं आपको ऐसा बता दूं और क्या आप ऐसा उसको इंटरप्रेट कर लें कि कल आपके एग्जाम में जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाए और आप मुझे मैसेज करें कि सर देखिए, आपकी स्ट्रेटेजी यूज करके मैं पहुंच गया SSB। बहुत अच्छा बात हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, बच्चों के दिमाग में ना भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट की तरीके से सोचूं तो मेरे दिमाग में भी आएगा, यार पेपर निकालने के लिए नंबर कितने चाहिए, अच्छा मेरिट कितने की बनेगी, मेरिट के अंदर मैं कैसे जाऊंगा, या फिर मैं मैक्सिमम नंबर कितने ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, ऑल 0 0 0 0 बिल्कुल 0 0 पे बैठ जाओ। एक एक करके चीजें खोलूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर होता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जाना होगा, राइट? बट स्टिल चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर मैं FCAT की बात करूँ ना, FCAT की बात करूँ तो FCAT के अंदर तो पहले तो 2 पेपर होता है। एक होता है जो मेन पेपर जो सभी बच्चे देते हैं और एक होता है EKT। ये तो पता ही होगा, EKT टेक्निकल ब्रांच के लिए होता है, यानी कि जो टेक्निकल ब्रांच में जाने वाले हैं वो EKT देते हैं। हम EKT को डिस्कस नहीं करने वाले, पहली बात तो ये समझ लो। हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेन पेपर को जो सब बच्चे भरते हैं और सब बच्चे देते हैं। ध्यान सुनना, इस FCAT के पेपर में बेटा प्रश्न जो आते हैं, यानी क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 100 और एक प्रश्न होता है 3 नंबर का, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से तो ये बन गए 300 नंबर। ये नंबर बन गए 300। मतलब जो आपकी FCAT की परीक्षा होने वाली है कल, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, वो कितने नंबर की है? वो दुश्मन क्या हथियार लेके आ रहा है अपने साथ? वो 300 हथियार लेके आ रहा है अपने साथ, ये समझो। 300 नंबर का FCAT का आपका पेपर है, राइट? अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आपको पेपर निकालने के लिए मतलब कट ऑफ होती है इतनी, 150 से लेकर 160 के बीच में जनरली कट ऑफ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताऊं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो, राइट? अगर आपको सिर्फ पेपर निकालना है तो आपका स्कोर बनना चाहिए 150 से 160 के बीच में, आपका पेपर निकल जाएगा। आई रिपीट, सिर्फ निकलेगा, भले ही बॉर्डर लाइन पे निकले, भले ही 2-3 नंबर ऊपर नीचे चले, लेकिन पेपर निकल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, राइट? अब चलो कहानी को मैं शुरू करता हूं और एक एक तरीके से, अपने तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखो, पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर में आपको पता है कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। इंग्लिश आता है, बिल्कुल सही बात। मैथ्स आता है, बिल्कुल सही बात। GK आता है, बिल्कुल सही बात। और रीजनिंग आता है, बिल्कुल सही बात। क्या इन सबको मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं? कैसे बनते हैं जरा एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 25, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 18, GK के क्वेश्चन होते हैं 25 और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 32। बेटा इन सबको अगर आप ऐड करेंगे, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे, सम करेंगे तो कितना बनेगा? 100 क्वेश्चन बनेंगे। अब जरा गौर फरमाएंगे सभी बच्चे। सर गौर क्यों फरमाना है? गौर इसलिए फरमाना है, जरा यहाँ ध्यान देना। अगर मैं इन सबको कंपेयर करूँ, क्या करूँ?
अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो आपको जरा एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इन सबको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो आपको क्या बच्चों एक चीज़ दिख रही है क्या, कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन के आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं। अब रीजनिंग में भी दिमाग खराब, सर बैंकिंग की रीजनिंग अलग होती है, सर एसएससी की रीजनिंग अलग होती है, सर वर्बल अलग होता है, सर नॉन वर्बल अलग होता है, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ना है, एनालॉजी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सीरीज पढ़नी है। अरे पढ़ूं क्या मैं, कुछ नहीं करना यार, बड़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल रीजनिंग पढ़नी है। नहीं पढ़ने क्लॉक कैलेंडर्स, नहीं पढ़ने आपको क्या बोलते हैं इसको, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, इतना सब कुछ हमारे एफकेट के पेपर में नहीं आता। आपको एक सिंपल, एक बेसिक लेवल की रीजनिंग जो है वो आनी चाहिए, बेसिक टॉपिक्स आने चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, फिगर इनकम्प्लीशन हो गया, वेन डायग्राम्स हो गए, ये आपको रीजनिंग में आना चाहिए। लेकिन गाइस देखो तो जरा, 32 प्रश्न ये लेके बैठा है। अरे भैया 32 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 32 को अगर 3 से गुणा करोगे ना तो 96 नंबर अकेला कौन लेके बैठा है, 96 नंबर अकेला कौन लेके बैठा है, 96 नंबर अकेला लेके बैठा है रीजनिंग। मैं बता रहा हूं, अगर किसी बंदे का दिमाग, किसी बच्चे का दिमाग रीजनिंग में, और उसकी रीजनिंग में कमांड इतनी अच्छी है ना, पेपर वो आराम से निकाल के लेके जाता है, क्योंकि रीजनिंग ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा पेपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। क्यों सर, बेटा देख तो लो जरा वेटेज, अरे मेरे भाई वेटेज तो देख लो, 32 क्वेश्चन लेके बैठा है, रीजनिंग डिसाइड करेगा तुम्हारा पेपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका रीजनिंग का पोर्शन मतलब एवरेज है, ठीक है। मैं कह रहा हूं चलो 32 क्वेश्चन नहीं करने, मुझे नहीं करने 32 क्वेश्चन, यार 30 तो करोगे, यार 30 तो करोगे, अरे 28 तो करोगे, कुछ तो करोगे। मैं कह रहा हूं जितने भी करोगे ना, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम तो करोगे। कितने करोगे भाई, 25 30, 25 28 के बीच में रखो चलो खुद को, मैं 30 लेके चल रहा हूं। एक एवरेज बच्चा वैसे 30 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। क्या 90 नंबर, क्या 19 नंबर, क्या 19 मार्क्स, क्या 90, क्या 90 नंबर तुम सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन से उठा के लिया है, आजा बेटा मेरे खाते में। मतलब आप समझो मैं सिर्फ कहना क्या चाह रहा हूँ, 150 और 160 आपकी कट ऑफ जा रही है, 150 या 160 के बीच में आपकी कट ऑफ जा रही है, जिसमें से 90 नंबर सिर्फ आपको कौन देके जा रहा है, बेटा रीजनिंग देके जा रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताता, मैं पहले बता दूं, बहुत मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको वीडियो देंगे लास्ट में टिप्स, कैसे स्कोर करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। अरे फैक्ट्स पे बात करो ना यार, फैक्ट्स पे बात करो, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, रीजनिंग के वेटेज देख लो, नंबर देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो अब आगे आओ। अब देखो रीजनिंग आपको कितने नंबर देके जा रहा है बेटा, रीजनिंग आपको 90 नंबर देके जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब कौन कौन सा क्वेश्चन बचा, अब मेरा बचा अंग्रेजी, अब मेरा बचा जीके, और अब मेरा बचा गणित यानी मैथ्स। मैथ्स तो नहीं कहूँगा, इसको अर्थमेटिक कहूँगा मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैथ्स के बेटा क्वेश्चन मैंने आपको कितने बताए, 18 बताए, ध्यान से देखो। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको कितने बताए, 18 बताए। इसको भी अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ ना, इसको भी अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ ना, तो इसमें भी 3 लेवल आते हैं। एक आता है ईजी, मतलब ओके ओके क्वेश्चन होता है वो, एक आता है मॉडरेट मतलब एवरेज क्वेश्चन, एक आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई रिपीट, ईजी मतलब ओके ओके, मॉडरेट यानी एवरेज, और डिफिकल्ट यानी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, बहुत आराम से होगा। यार एक बात बताओ, 18 क्वेश्चन है तो एग्जामिनर डिफिकल्ट कितने क्वेश्चन डाल देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डाल देगा, 8, मैक्सिमम 8 डाल देगा, 4 डाल देगा, 3 डाल देगा, 2 डाल देगा। भाई पेपर तो डिफिकल्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना, लेकिन दिमाग लगाओ, डिफिकल्ट के साथ ईजी और मॉडरेट भी तो है, डिफिकल्ट के साथ ईजी और मॉडरेट भी तो है। अगर कभी आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट लॉस SI CI बोट एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, ये सब टॉपिक्स अगर आपने थोड़े भी पढ़े हैं ना, मैं तभी भी बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक्स थोड़े भी पढ़े हैं ना, आप आराम से 18 में से मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के लेके जाओगे। बस करना क्या है, करना कुछ नहीं, दिमाग खोल के बैठना है, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत धीरे से पढ़ना है, आपको आंसर वहीं से निकलेगा। इतना कर लेना, मैं बता रहा हूं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स की तरफ है ना, आराम से रीजनिंग के भी आप अच्छे क्वेश्चन कर लोगे, मैथ्स में 18 में से नहीं भी तो दिमाग लगा लोगोगे 18 में से 10 क्वेश्चन तुम्हारे खाते में। सर अगर 10 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, अगर 10 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो बेटा कितने नंबर बन रहे हैं, 30 नंबर बन रहे हैं। और 90 नंबर आपको कौन देके जा रहा है, रीजनिंग देके जा रहा है। जरा ऐड तो करो, जरा ऐड तो करो। 120 नंबर आपके सिर्फ 2 पोर्शन ने दिए, किस किसने, मैथ्स ने और रीजनिंग ने। आई रिपीट, किस किसने दिया, मैथ्स ने और रीजनिंग ने। ये मैथ्स ने दे दिया, रीजनिंग ने दे दिया। अभी सुनते रहो, मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी सुनते रहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या डाउट चल रहा होगा, मुझे सब पता है, यहाँ सुनते रहो बस। अब कौन से बचे सर, अब बचे जीके। ओहो ये तो बड़ी दुविधा है,
क्यों? क्योंकि जीके में आते हैं 25 क्वेश्चन, और सर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5 भी नहीं हो पाते, आप क्या करें? बेटा जीके का पोर्शन डिपेंड करता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका करंट पे कमांड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कितना अच्छा है। खैर बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से निकाल के चल रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ से निकाल के चलूँ तो 25 में से नहीं भी तो 25 में से नहीं भी तो मैं कहता भी नहीं कि पूरे 25 करो, मैं तो नहीं कहता, 25 में से नहीं भी तो मान के चलिएगा 5 से 8 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, कभी आपने वो चीज़ें सुनी हो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलते हो, या किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपने सुना हो, नेशनल पार्क सुना हो, या मॉन्यूमेंट्स के बारे में सुना, मतलब ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन चलते फिरते सुन लिया, रेडियो में सुन लिया, पड़ोसी का सुन लिया, या चाय पीने का नुक्कड़ पे वहाँ सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, तो जनरली 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आप बच्चा आराम से जनरली कर लेता है। लेकिन अगर कमांड बहुत अच्छी है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाली कमांड है, तो 15 से ऊपर भी जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 15 से ऊपर भी आप बहुत आराम से जा सकते हो। ठीक है, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ 5 से 8 क्वेश्चन, है ना। चलो मान लो 8 क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, 8 क्वेश्चन ले लिए बेटा। अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बन गया? 24 नंबर। मैथ्स ने कितना दिया? 30। रीजनिंग ने कितना दिया? 90। जीके ने कितना दिया? 24। अभी देखते रहो 24 क्वेश्चन, 24 नंबर यहाँ से बन गए, 24 नंबर यहाँ से बन गए। बोलो 24 भी छोड़ो, चलो 20 ले लो यार, 24 भी छोड़ो, ये लो 20 कर लो, कितने कर लो? 20 कर लो, खुश। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या बचा? आपके पास? सर अब तो कुछ भी ना बचा है, अब तो सिर्फ अंग्रेजी बचा है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको मे भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है वो इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं होता, मैं मानता हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन यार एक सोचने समझने वाली बात है, अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि इंग्लिश आएगी, और उसके बावजूद भी आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, तो गलती है। मैं इतना मान के चलता हूँ कि इंग्लिश का जो पोर्शन, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट वगैरह हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या थोड़ा बहुत एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम फ्रेजेस, मतलब एक आधा आराम से आप कर लोगे, नो दिक्कत, राइट। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, तोड़ के मरोड़ के, इधर से उधर से, मतलब कहीं ना कहीं से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं, इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं है, और वो भी बेचारा आके अटक गया 8 से 10 के बीच में। कितना आके अटक गया? 8 से 10 के बीच में। 8 से 10 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट करे इंग्लिश के। ठीक है, चलो कितने हुए जरा यहाँ देखो, अगर तुम 10 क्वेश्चन मान रहे हो और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना नंबर आ गया? 30। दोबारा देखो, मैथ्स ने तुम्हें 30, रीजनिंग ने तुम्हें 90, जीके ने तुम्हें 20 और इंग्लिश ने तुम्हें 30। जरा काउंट तो करो, कितने हो गए? आराम से देख लो, जरा काउंट तो करो कितने हो गए। 30, 90, 120, 120 और 50, 170। अभी देखो मैंने वर्स्ट कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंडीशन लेके चलिए जहां पे आपका प्रिपरेशन जो है वो ओके, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं, ओके। अरे भैया कट ऑफ कितनी जा रही थी? अरे लाला कट ऑफ कितनी जा रही है? आपने कट ऑफ पे तो ध्यान ही नहीं दिया बेटा। कट ऑफ कितनी जा रही है? 150, 160। स्कोर कितना कर ले रहे हो? 170। 170। सर आपने तो ज़्यादा लगाए, कम क्यों नहीं लगाए? बेटा रीज़न है ना इसका, रीज़न है। अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम महान नहीं बन जाते, इसका रीज़न है। मैं 170 लगा के चल रहा हूँ, भाई इतने अच्छे तो तुम हो नहीं कि नेगेटिव नहीं करोगे, इतने अच्छे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं हुई अभी कि आप नेगेटिव नहीं करोगे। चलो मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा क्लेम करता है कि नहीं सर मैं नहीं करता नेगेटिव, बट जाने अनजाने यार क्या पता गलती हो जाए, कौन किसको क्या पता। और हमारे पेपर में यानी एफकेट के प्रश्न में, यानी एफकेट के परीक्षा में एक क्वेश्चन पे, आई रिपीट, एक क्वेश्चन पे एक नंबर क्या है? नेगेटिव का है। आई रिपीट, एक क्वेश्चन पे एक नंबर किसका है? नेगेटिव का है। अगर आप आंसर को सही करते हो तो आपके खाते में 3 नंबर, अगर आप आंसर को गलत करते हो तो 1 नंबर आपके खाते से कटेगा। ये बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव है और बच्चा नेगेटिव में ही मारा जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये फैक्ट है, बच्चा नेगेटिव में ही मारा जाता है। यार एक बात बताओ, 170 तुम स्कोर करने की क्षमता रख रहे हो और कुछ नेगेटिव अगर कर भी दिए और तुम फिर वही स्कोर में आ गए 150 और 160 के बीच में, तो क्या आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बताओ, लगाओ दिमाग। पेपर तो क्लियर हो रहा है ना भाई, पेपर तो क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। तो सर स्ट्रैटेजी क्या है आप ये बताओ ना, आपने तो एक इन्फॉर्मेशन दिया, अब ध्यान से सुनो सर स्ट्रैटेजी क्या है, अब ध्यान से सुनो करना क्या है, कल झंडे कैसे जगाड़ने हैं यहाँ सुनो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने एक नॉर्मल बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो ये स्कोर 200 भी क्रॉस हो जाता है, नो डाउट। जब मैं अपने बैच में गया था एसएसबी में, तो एक बच्चा वहाँ पे था जिसने 213 नंबर स्कोर कर रखे थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं क्रॉस होते, हो जाते हैं। 210, 212, 213, 215 आराम से क्रॉस हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो ना थोड़ी स्ट्रैटेजी समझेंगे। स्ट्रैटेजी क्या समझेंगे सर? ले दे के कुछ नहीं करना, पेपर 2 घंटे का है, यानी कि 120 मिनट आपको वहीं बैठे रहना है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है।
बेटा कुछ मत करो। पहली बात तो स्ट्रैटेजी कुछ होती नहीं है, स्ट्रैटेजी इंसान अपनी खुद बनाता है। क्या बकवास कर रहे हो सर, स्ट्रैटेजी खुद बनाते हो तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें मिरर दिखाने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ आईने को देखो और तुम डिसाइड करो कि तुम कहाँ खड़े हो। मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो पेपर में जाने से पहले अगर देख लिया ना भैया, खतरनाक काम हो जाएंगे, बढ़िया काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना शेयर करना, ताकि हर एक जो बच्चा कल परसों उसके अगले दिन पेपर देने जा रहा है उसका दिमाग खुला रहे कि उसको करना क्या है। आई रिपीट, स्ट्रैटेजी कुछ होती नहीं है, स्ट्रैटेजी आप लोग खुद बनाते हो। हैं सर तो आप क्यों बैठे हो? मैं कह तो रहा हूं भाई, मैं आपको मिरर दिखाने के लिए बैठा हूं। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि आप चेक करो कि आप हो कहां। देखो सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये 4 बंदे हैं, ये 4 बच्चे हैं, ध्यान से देखो, यहां ध्यान देना जरा सभी, बस यहां ध्यान देना। यहां से ध्यान गया तो सब कुछ गया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ध्यान से, ये चारों के चारों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का नाम है एफकेट। ये चारों के चारों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का नाम है एफकेट। ध्यान से देखो, ये ए बोलता है यार मेरी ना मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब मुझे कुछ भी दे दो मैं कर दूंगा, ऐसे बहुत होते हैं। बी बोलता है यार मेरी रीजनिंग बड़ी फाड़ है, मतलब कुछ भी आ जा साला 32 क्या मैं तो 50 मार जाऊं। सी बोलता है यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और डी बोलता है यार तुम तो भाई खतरनाक ही हो, मेरी तो जी के बहुत अच्छी है। यार एक बात बताओ, आपकी सोसाइटी में क्या डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं? तुम्हारा कुछ स्ट्रांग होगा तो तुम्हारे दोस्त का कुछ और स्ट्रांग होगा, तुम्हारे दोस्त का कुछ और स्ट्रांग होगा तो सामने वाले दोस्त का कुछ और स्ट्रांग होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना पड़ेगा भैया, ये रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ मेरी जीएस स्ट्रांग है तो माइट भी आपकी मैथ स्ट्रांग हो, माइट भी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो। मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है, मैं तो क्लेम कर रहा हूँ नहीं है मेरी मैथ स्ट्रांग। क्या करोगे? हर किसी का हर एक पॉइंट स्ट्रांग नहीं हो सकता यार, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये 4 बंदे हैं, ये चारों एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का नाम है एफकेट, और चारों के चारों बोलते हैं यार हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन स्ट्रांग है। अब इमेजिन करो तुम्हारा पोर्शन कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन कम टाइम में आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो? इंग्लिश, मैथ्स, जीके या रीजनिंग? आई रिपीट, कौन सा पोर्शन आप कम समय में ज्यादा अच्छे से और ज्यादा एक्यूरेसी से कर पाते हो? रीजनिंग, जीके, मैथ्स या इंग्लिश? तुमने बोला सर मैं रीजनिंग करता हूं, इसने बोला सर मैं तो रीजनिंग कर लूंगा बढ़िया करके। यार एक बात बताओ, अगर इस बंदे की रीजनिंग स्ट्रांग है और मैंने इसको रीजनिंग का ही पेपर दिया तो क्या अच्छे नंबर ले आएगा? इसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ रीजनिंग तो मैं कर ही लूंगा। क्या इस पेपर में रीजनिंग नहीं आ रही? बताओ, क्या इस पेपर में रीजनिंग नहीं आ रही? आ रही है। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। बी नाम का व्यक्ति सबसे पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करेगा? सर ये अटेम्प्ट करेगा रीजनिंग। क्यों अटेम्प्ट करेगा सर रीजनिंग? क्योंकि रीजनिंग इसको आती है, इसकी कमांड अच्छी है। सेम ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा। मानते हो ना? एग्री कर रहे हो? आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को अटेम्प्ट करते जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेटा ये तो वो बात थी जहां पर इन्होंने मुझे बोला कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अब एक बात बताओ, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने सिलेबस नहीं देखा होगा कभी। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कभी उठा के भी नहीं देखी हुई किताब की किताब के अंदर है क्या? मानते हो? चलो मैं मानता हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यार थोड़ा थोड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। बताओ, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने कर लिया अटेम्प्ट, तो यहां से आपको पता है क्या सीखने को मिला? कि आपने कम समय में, ध्यान सुनना, अगर सपोज करो किसी बच्चे की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और उसने बहुत कम समय में या मुश्किल से 15 से 20 मिनट में उसने रीजनिंग के 32 क्वेश्चन कर लिए और 100% एक्यूरेसी के साथ करे। होती है बच्चों की 100% एक्यूरेसी, मतलब जितने भी करे सारे सही। तो क्या 20 मिनट में तुम्हारे खाते में 90 से ज्यादा नंबर आ गए? लगाओ दिमाग। सेम, कोई कहता है इंग्लिश अच्छी है, यार अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो क्या कम समय में 15 से 20 मिनट में आपके खाते में अंग्रेजी के 25 × 3 यानी 75, 70 से 75 नंबर बन गए, 65 से 75 नंबर बन गए। चलो खुश रहो। अब समय जो बचा ना, 120 मिनट में से 20 मिनट में आपने वो लगाया, 20 मिनट आपने उस सब्जेक्ट में लगाया जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट? अब आपके पास समय बचा है 100 मिनट। कितना मिनट बचा है? समय कितना बचा है? समय बचा है सर 100 मिनट। पोर्शन कितने बचे हैं सर? पोर्शन बचा है इंग्लिश, ठीक है, एक जीके, चलो मैं कह रहा हूं, और एक बचा है मैथ्स, ठीक है। मैंने वो बी वाले का एग्जांपल लिया, मैंने इसका एग्जांपल लिया कि इसने सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करा है, इसने सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया है। चलो ध्यान से दो यार, 100 मिनट है, 100 मिनट है, 100 मिनट में अगर जीके का पोर्शन देखो तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मानते हो? मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाइक अगर कोई तुमसे पूछ ले कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है तो सिंपल है सर 1905 में हुआ है। मतलब चुटकियों में आंसर आता है अगर आपको पता है तो, चुटकियों में आंसर आता है अब आपको पता है तो। अब देखो
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। आई रिपीट, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। सर अगर आपने जीके पढ़ा है और क्वेश्चन वही आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट इसमें लगाओगे जीके में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत धीरे धीरे भी करोगे ना भाई, बहुत धीरे धीरे भी करोगे तो 20 मिनट है मैक्सिमम। ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? मतलब आप समझ रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना रहे हो, मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लो। आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट किया जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, आपने वो ढूंढा जो आपको आता है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी ओके ओके, ठीक है। सपोज करो इसने जीके उठा लिया और इसने जीके जब उठाया तो उसने देखा है मुझे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 10 सही है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में टिक 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 करते जीके भी निपटा लिया। चलो अब मैं बोल रहा हूँ सर समय कितना बचा, अब मैं बोल रहा हूँ सर समय बचा 80 मिनट। अब पोर्शन बताओ कितना है, सर पोर्शन बताओ कितने हैं, अंग्रेजी है और मैथ्स है, मानते हो? अब ऐसा तो है नहीं, ये कॉलेज के एग्जाम तो है नहीं कि तुमने 1 घंटे पेपर करो और जाओ खेलो कूदो बाहर। नहीं भैया, 2 मिनट मतलब 2, वेरी सॉरी माफ कीजिएगा, 2 घंटे का मतलब 2 घंटे, 2 घंटे आपको वहां पे बैठना है, तो 2 घंटे आपको वहां पे बैठना है। मत भूलो ये एक फौज का पेपर है, तो आपको उस तरीके से अपने अंदर धैर्य, अपने अंदर पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। यार 80 मिनट में अगर 40 मिनट इंग्लिश को दोगे और 40 मिनट मैथ्स को दोगे, क्या लगता है बताओ, क्या लगता है नहीं कर पाओगे? इतने का ही गुजरे हो क्या? नहीं कर पाओगे क्या? तैयारी कर रहे हो, इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपने अंदर है? 40 मिनट अगर तुम एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, 40 मिनट इंग्लिश को दे रहे हो, जो कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें 40 मिनट इंग्लिश को देने की। चलो मैं केस ले रहा हूँ कि किसी किसी की हैबिट जो होती है वो थोड़ा धीरे पढ़ने की होती है। यार 40 मिनट अगर इंग्लिश को दे रहे हो, 40 मिनट अगर मैथ्स को दे रहे हो, तो क्या आराम से 10-10, 15-15 क्वेश्चन नहीं कर सकते एक पोर्शन से? बताओ, लगाओ दिमाग, सोचो ना यार, सोचो तो सही एक बार, बहुत आराम से कर लोगे। तो इन शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं करना है कि पेपर की तैयारी कर ली और चल दिए तलवार उठा के, मैं ही करके आऊंगा भैया जय माहिष्मती। ऐसे थोड़ी होता है यार, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। जैसे अगर तुम मेरी बात करोगे ना, मेरी बात करोगे, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जीके जीएस, मुझे पता है, मेरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जीके जीएस, मुझे पता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं वीक पॉइंट की बात करूँ ना, मैथ्स और इंग्लिश की अगर बात करूँ, तो मेरा इंग्लिश वीक पॉइंट है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा बिल्कुल ही वीक है, लेकिन हाँ दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा इंग्लिश वीक है। इसका मतलब मुझे मेहनत करने की जरूरत है किसमें? इंग्लिश में। समझ में आ रहा है? तो पेपर में सबसे पहले वो उठाऊंगा, पेपर में सबसे पहले वो उठाऊंगा जहां से मैं नंबर खींच लूं। भगवान ना करे कि जो वीक पोर्शन है वहां से नहीं हुआ, टाइम निकल गया या नहीं समझ में आया, तो कम से कम मेरे पास सेफ साइड तो है कि हाँ मैंने स्कोर कर लिया। लगाओ, सोचो भाई, सोचो, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मैंने तुम्हें एक मिरर दिखाया, एक आईना आपको दिखाने की कोशिश करी कि सबसे पहले तो ये पहचानो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है। सर आप बहुत लेट हो गए हो सर क्योंकि कल एग्जाम है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, एग्जाम यानी 24 घंटे हैं, 24 घंटे में दुनिया पलट जाती है भाई, 24 घंटे में पृथ्वी घूम के वापस वहीं आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो कोई भी चीज़ ना डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड होती है, इस पर डिपेंड नहीं होती कि सर टाइम कम है, ये कम है, वो कम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब तो एक्सक्यूज़ कहते हैं फौज में, इन सबको फौज में एक्सक्यूज़ कहा जाता है। बात ध्यान आई, समझ में आ गई? करनी है ट्रेनिंग तो करनी है, रगड़ना है तो रगड़ना है, पेपर देना है तो पेपर देना है, चाहे साला कुछ हो जाए। ये एटीट्यूड अपने अंदर बना लो अगर फौज की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ ये बात ध्यान रखना, यही आपको दिखाता है कि आपकी डेडिकेशन का लेवल कितना हाई है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। सर लास्ट डे है, ओ माय गॉड सर दिस इज लास्ट डे, यू आर वेरी लेट सर, कल हमारा एग्जाम है। सर क्या कर रहे हो आप? लास्ट डे है सर आज, गिनती के 15 से 16 घंटे, 20 घंटे भी नहीं बचे सर, क्या करें हम तो पागल हो गए। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, सबसे पहले तो ना रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करो। आपको जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली, आपको जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली। एक दिन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक दिन में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि एक दिन में पूरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ लोगे क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो खैर पागल बनाने की बात है, यहाँ से ये कर लो, वहाँ से ये कर लो, ये पीडीएफ दे देता हूँ, वो कर लो, ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता भाई। सब कुछ डिपेंड एक प्लान के अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले तो रिलैक्स करो, एक लंबी सांस लो। अच्छा, मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मैथ्स के ना जितने जितने टाइप के आपने क्वेश्चन करे हैं उनकी एक बार थीम देख लो। मैथ्स के जितने जितने क्वेश्चन आपने करे हैं उनकी एक बार थीम देख लो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ थीम देखनी है। सर कैसी थीम? एक चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी थीम देख लो। जैसे परसेंटेज की बात करोगे तो इलेक्शन वाले, ठीक है, या मिक्सचर की बात करोगे तो वो जूस एंड
वाटर वाले, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैथ्स की थीम देख लो एक बार कि अच्छा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर हैं, बस वो अपने दिमाग में एक बार बैठाने की कोशिश करो कि अच्छा थीम ये है। आई रिपीट, थीम, रटना नहीं है क्वेश्चन को, थीम। अगर कोई फॉर्मुला है, जैसे SICI के फॉर्मुले, कई बार फॉर्मुले पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो देख लो एक बार, ये कर लो, इतना कर लो। ठीक है, जो भी आपने जीके पढ़ा है, जो भी आपने जीके पढ़ा है, जो भी आपने जीके पढ़ा है, कुछ मत करना, इसको एक बार सोने से पहले जरूर देख लेना। सोने से पहले, सोने से पहले, सोने से पहले मतलब रात को निद्रा अवस्था में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लेगा। सुबह जल्दी उठ जाते हो, टाइम मिल जाता है, तो वापस से किसको देख लेना, उस जीके के पोर्शन को देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगर आपने इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम वगैरह याद कर रखा है, अगर आपने इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम वगैरह याद कर रखा है, एक बार फटाफट फटाफट इनको देख लो। नहीं देखना तो गुनगुना लो, अच्छा ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। सिंपल। अगर आपने याद कर रखा तो देख लो, नहीं याद कर रखा तो छोड़ दो भाई, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब नहीं करना याद, अब तो पागल हो जाओगे, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो भी बन जाएगा। अगर याद कर रखा तो एक बार देख लो, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, रीजनिंग की प्रैक्टिस करने बैठोगे क्या अब क्या रीजनिंग की प्रैक्टिस करने बैठोगे? अरे मम्मी चाय बना के दे देना, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है पूरी रात बैठ के। नहीं, नो, रीजनिंग की प्रैक्टिस बेटा जितनी करनी थी कर ली। अगर ज़्यादा ही दुविधा है तो रात को आराम से 30 मिनट या 60 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास आराम से रीजनिंग को दे देना, खत्म। और स्पेशली वेन डायग्राम को जरूर देना, क्योंकि वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम को जरूर से देना, वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सीरीज कम आती है, फिगर इन कंप्लीशन आ जाता है, रोटेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लोगे तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में टिप्स, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठा लो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि वो जो स्ट्रॉन्ग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, उसमें स्कोर अच्छा कर ले रहे हो तो भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो तो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, उसके अलावा के जो सब्जेक्ट बचे हैं फिर डिसाइड करो प्रायोरिटी किसको दोगे, इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना पेपर में टाइम को मैनेज करके चलना। सर क्यों मैनेज करना है? ताकि अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो नहीं हो पाया या छूट गया, उसको एटलीस्ट लास्ट के 50 से 60 मिनट के अंदर आप कर लो। मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी आप लोग अपनी अपनी खुद बनाओगे, क्योंकि पेपर किस तरीके से आ रहा है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो एग्जाम ने डिसाइड करता है, वो आपके पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो तो तभी पता चलेगा। सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि टाइम को मैनेज करके चलना, सबसे पहले उस पोर्शन को उठा लेना जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली रिकमेंडेशन देता हूँ तो मैं तो रीजनिंग को देता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी किसी बच्चे की रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो टाइम खाती है, याद रखना ये बात। ठीक है, अगर रीजनिंग ओके ओके है तो भी रीजनिंग उठा सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रीजनिंग बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरा हाल है, तो रीजनिंग से पहले वो पोर्शन उठा लेना जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। मैं बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी यही है कि पहले तो टाइम को मैनेज करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना कि क्या मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। तुम्हें लगा कि हाँ ये नेक्स्ट हो सकता है तो करना, फिर ये नेक्स्ट, ऐसे करते जाओगे तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और मैं बता रहा हूँ अच्छा स्कोर कर लोगे ना। अब एक प्रश्न आता है बच्चों के दिमाग में कि सर मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें? मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का एक ही तरीका है, आज जितना रिवीजन करना है करो, रात को आराम से सो, सुबह उठो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, मम्मी पापा के पैर छुओ और चल दो अपनी गाड़ी लेकर पेपर देने। दूसरा प्रश्न क्या आता है? सर हाउ टू सिक्योर मेरिट? बेटा मेरिट सिक्योर करने के लिए कम से कम 180 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, कम से कम 180 से ऊपर अपने नंबर रखना, सो दैट आपको मेरिट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सीटों की वजह से मेरिट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट इस बार सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं जो एफकेट ने यानी एयरफोर्स ने दी है, तो माइट भी आपको प्रॉब्लम ना हो, बट सेफ साइड के लिए यार 180 तो मान के चलना। ठीक है, लेकिन अगर पेपर निकालते भी हो इस श्रृंखला के बीच में भी आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार। आज की डेट में पेपर निकालना महाभारत हो गया, पता है तुम्हें? आज की डेट में पेपर निकालना महाभारत हो गया। पहली बात तो अगर इस श्रृंखला के बीच में आते भी हो ना तो खुद को थोड़ा सा प्रेस करना कि यार देखो मैंने पेपर तो निकाला, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करना, कॉन्फिडेंस आता है पेपर निकाल के। बात समझ में आई गाइस? ठीक है, तो आई रिपीट, जितना मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस डू सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर से पूछ सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझसे
मोटिवेशन ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। एट लास्ट कल आपका एग्जाम है, तो गाइस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जिस जिसको जरूरत है वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि उसका दिमाग खुल जाए, ठीक है गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।